लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेंड्स के बिहाफ पे ऑपरेटर को डिस्कस किया था कि कितने तरह के होते हैं। तो वहाँ पर 3 तरह के ऑपरेटर हमें देखने को मिले थे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। उसके बाद हमने जितने भी अवेलेबल ऑपरेटर थे उनकी लिस्टिंग हमने देख ली थी कि कौन कौन से ऑपरेटर है और कौन से टाइप के ऑपरेटर में किस टाइप के सिंबल्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑपरेटर है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो 2 प्रॉपर्टी हमने वहां पर डिस्कस की थी कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है। उसके बाद सी लैंग्वेज में जितने भी अवेलेबल ऑपरेटर है सबकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, एसोसिएटिविटी को डिस्कस करते टाइम पे हमने ये देखा था कि 2 तरह की एसोसिएटिविटी होती है, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट है। जितने भी मोस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट ही इवेलुएट होते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होते हैं। और हमें मोटा माटी वहां पर 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि पहला हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होता है। इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं वो हमारा राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होता है। इसके अलावा जितने भी यूनरी ऑपरेटर है वो सारे के सारे कैसे इवेलुएट होते हैं, राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होते हैं। हाँ, यूनरी ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ये जो 2 है स्पेशल केस है वो लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होते हैं। बाकी जितने भी यूनरी ऑपरेटर है वो सारे के सारे राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। वहां पर एल वैल्यू, आर वैल्यू, ये दोनों का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। और आखिरी में हमने देखा था कि टाइप कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। और टाइप कन्वर्जन में हमने सीखा था कि 2 तरीके का टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जहां पर इम्प्लिसिट में कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक टाइप को दूसरे टाइप में प्रमोट करता है जिसको हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक टाइप को दूसरे टाइप में क्या करता है, कास्ट करता है। इम्प्लिसिट में प्रोग्रामर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, जबकि एक्सप्लिसिट में जो भी काम करता है वो जो भी काम करता है वो आपका प्रोग्रामर ही करता है। एक टाइप को दूसरे टाइप में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, कास्ट करता है, जिसको हम नैरोइंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। अब हम सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसका आमतौर पे काम होता है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करना। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या है? द अर्थमेटिक operator is used for perform basic mathematical operation। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में जाते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर में? तो यहाँ पर हम ऑपरेटर लिख लेते हैं। ऑपरेटर के बाद में यहाँ हम देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग के साथ में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद इस एग्जाम्पल का यहाँ से रिजल्ट क्या आने वाला है, जिससे एक ही टेबल में सारी बातें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास प्लस वाला सिंबल, और इसका मतलब होता है एडिशन। उसके बाद आता है हमारे पास माइनस वाला सिंबल, हाइपन वाला सिंबल, जिसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। एडिशन का काम सम कैलकुलेट करने का होगा और सब्ट्रैक्शन का काम डिफरेंस कैलकुलेट करने का होगा। उसके बाद एस्टेरिस्क वाला सिंबल, जिसका काम होता है मल्टीप्लीकेशन का। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, जिसका काम होता है डिवीजन का। और उसके बाद परसेंट वाला सिंबल, जिसका काम सी लैंग्वेज में होता है मॉडुलस का। और मॉडुलस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? रिमाइंडर भी बोल देते हैं। या मैं यूं कहूं कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है उसका काम क्या होगा? रिमाइंडर कैलकुलेट करके देना। और जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है उसका काम होता है हमें क्वोशिएंट कैलकुलेट करके देना। एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में जाएंगे। मतलब इनको काम करने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 2 ऑपरेंड तो चाहिए ही चाहिए। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि आमतौर पे जैसे भी हम जब भी डिवीजन वाला काम करते हैं तो यहां पर हम डिविडेंड लिखते हैं, यहां पर हमारा डिवीजर आता है
जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें क्वोशंट मिलते हैं और इधर रायता फैलने के बाद आखिरी में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से पता होगी आपको। अगर आपको क्वोशंट फाइंड आउट करना होता है तब आप किसका यूज करते हो, डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हो, और जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने होते हैं तब आप किसका यूज करते हो, मॉडुलस ऑपरेटर का आप यूज करते हो। मतलब यहां से आपको भागफल मिलेगा और यहां से आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं हमारे पास कि जैसे सपोज करो हमने लिखा 2+3, तो 2+3 को जब इवेलुएट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, हमें 5 रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हमने लिखा 5-8, अब 5-8 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें -3 यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन किया, जैसे हमने लिखा 4 × 6, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। फिर मान के चलो डिवीजन में हमने लिखा 17/5, 17/5, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, देखो पहला ऑपरेंड भी इंटीजर है, दूसरा ऑपरेंड भी इंटीजर, आगे अपने रूल देख लेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप यूं समझ लीजिए कि जब दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट पे कैसा मिलेगा, हमें इंटीजर ही मिलेगा, मतलब बिना पॉइंट वाली वैल्यू हमें मिलेगी। तो 17 में जब 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 3 बार यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और जब हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना हो तो हमने लिखा 17/5, तो 17 में 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि शेषफल कितना बचा, यहाँ से 2 शेषफल बचा। जैसे आपने यहाँ पर 17/5, तो ये 3 टाइम, ठीक है, तो यहां से 3 हमें किससे मिला, डिवीजन से, और 2 हमें किससे मिला है, यहां से मॉडुलस ऑपरेटर से मिला है। अब आप एक चीज और ध्यान रखोगे, जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है, द मॉडुलस ऑपरेटर कैन वर्क विथ इंटीजर ओनली। इसका मतलब होगा कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है वो केवल और केवल किसके साथ काम करेगा, इंटीजर के साथ काम करेगा, बिना पॉइंट वाली वैल्यू के साथ ही काम करेगा। अगर आप इसको पॉइंट वाली वैल्यू के साथ काम करवाने की कोशिश करोगे या कहीं पर भी यूज करोगे तो आपके सामने एरर आ जाएगी, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, की आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बाकी के जो चारों हैं उन चारों को आप इंटीजर के साथ में भी यूज कर सकते हो और उनको आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में भी, दैट मीन्स रियल नंबर के साथ में भी आप उनको यूज कर सकते हो। तो फॉर ऑल अदर इफ, ठीक है, मॉडुलस के लिए क्या केस हो गया कि भैया ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, इंटीजर के लिए काम करेगा, लेकिन बाकी सबके लिए आप इस टेबल से इस बात को समझ सकते हो कि मान के चलो ये आपका ऑपरेंड फर्स्ट है, ये आपका ऑपरेंड सेकंड है, और यहां से जो आपका रिजल्टिंग ऑपरेंड होगा वो कैसा होगा देखते हैं। मान के चलो पहला ऑपरेंड आपका इंटीजर है और दूसरा ऑपरेंड भी आपका इंटीजर है, तो आपको रिजल्ट हमेशा किस में मिलेगा, इंटीजर में ही मिलेगा। मान के चलो पहला ऑपरेंड आपका इंटीजर है और दूसरा ऑपरेंड आपका फ्लोट है, फ्लोट भी हो सकता है डबल भी हो सकता है, तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, यहाँ से फ्लोट। मान के चलो पहला ऑपरेंड आपका फ्लोट है, दूसरा ऑपरेंड आपका इंटीजर है, तो भी आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, यहाँ से फ्लोट ही मिलेगा। और मान के चलो पहला ऑपरेंड भी आपका फ्लोट है और दूसरा ऑपरेंड भी आपका फ्लोट है, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, फ्लोट ही देखने को मिलेगा। तो आप यूं कह सकते हो कि मॉडुलस ऑपरेटर को छोड़ के अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर दोनों ऑपरेंड आपके इंटीजर है तो ही आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, इंटीजर देखने को मिलेगा। अब यहां पर मैंने बोला है कि दोनों ऑपरेंड, इसका मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा 2+3+4, ठीक है, तो यहां पर सारे के सारे ऑपरेंड इंटीजर होंगे तभी आपको रिजल्ट इंटीजर मिलेगा। अगर आपने 2+3+4.5 कर दिया तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है, डबल मिलने वाला है, क्योंकि पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर और तीसरे वाला क्या है यहाँ पर डबल, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, डबल मिलेगा। तो आप यूं समझ लीजिए कि जब सारे इंटीजर होंगे तो ही आपको रिजल्ट इंटीजर देखने को मिलेगा। अगर जितने भी अवेलेबल ऑपरेटर है उनमें से अगर कोई एक भी अगर आपका रियल टाइप का हुआ, मतलब फ्लोट या डबल टाइप का हुआ, तो रिजल्ट आपको हमेशा किस में मिलेगा, रियल में ही मिलेगा, मानी फ्लोट और डबल में ही मिलेगा। तो इस टेबल से आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। और ऐसा हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर 17 भी क्या था, इंटीजर, और 5 भी क्या था, यहाँ पर इंटीजर, इसलिए रिजल्ट हमें किस में देखने को मिला था, यहाँ पर इंटीजर में देखने को मिला था। बाकी अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो ये बातें तो हम वेब से भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है एंड जो आपका मॉडुलस है, उनकी हाई प्रायोरिटी होती है किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। है हायर
प्रायोरिटी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। मतलब किसी एक्सप्रेशन में अगर ये पांचों आए तो पहले इन तीनों को इवेलुएट किया जाएगा और उसके बाद इन दोनों को इवेलुएट किया जाएगा। हाँ, इन तीनों में से पहले किसे इवेलुएट किया जाएगा या उन दोनों में से पहले किसे इवेलुएट किया जाएगा, ये किसे डिसाइड होता है, इसकी एसोसिएटिविटी से डिसाइड होता है। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी कैसे होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इवेलुएट कर लेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान रखना कि डिवीजन का जो रिजल्टिंग सिंबल होता है, ठीक है, रिजल्टिंग सिंबल, ठीक है, यहां से आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि जब आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जो आपका क्वोशंट आपको जो मिलेगा, जो भागफल आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, वो किस पे डिपेंड होता है, दोनों ऑपरेंड पे डिपेंड होता है। मतलब डिविडेंड पे भी डिपेंड होता है और डिविजन पे भी डिपेंड होता है। जबकि जो आपका मॉडुलस होता है, ठीक है, उसमें जो आपका शेषफल मिलने वाला है, रिमाइंडर मिलने वाला है, वो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, वो केवल और केवल आपका डिविडेंड पे डिपेंड होता है, डिविजन पे डिपेंड नहीं होता। और डिविडेंड का मतलब मॉडुलस ऑपरेटर से पहले जो ऑपरेंड लिखा हुआ होता है, या मैं यूं कहूं कि ऑपरेटर के लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड होता है उस पर डिपेंड होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव तो रिजल्ट भी आपका नेगेटिव। तो इन डिवीजन डिपेंड्स ऑन बोथ दी ऑपरेंड्स। किस पे डिपेंड होता है, दोनों ऑपरेंड्स पे डिपेंड होता है। दैट मीन्स डिविडेंड एंड डिवीजन दोनों पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। दोनों पे कैसे डिपेंड होता है कि भैया दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हो कि जैसे हमने लिखा 37 डिवाइड बाई 5, फिर हमने लिखा -37 डिवाइड बाई 5, देन लिखा 37 डिवाइड बाई -5 एंड देन -37 डिवाइड बाई -5। तो देखो यहां से बोला कि डिवीजन का जो रिजल्टिंग सिंबल होता है वो किस पर डिपेंड होता है, दोनों ऑपरेंड पे डिपेंड होता है, डिविडेंड एंड डिवीजन। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, तो यहां से रिजल्ट मिला आपको 7। अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव, रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहां से नेगेटिव देखने को मिलेगा। और अगर मॉडुलस की बात करें, इन मॉडुलस डिपेंड्स ऑन ओनली लेफ्ट ऑपरेंड। किस पे डिपेंड होता है, केवल और केवल लेफ्ट ऑपरेंड पे डिपेंड होता है। लेफ्ट ऑपरेंड का मतलब है यहाँ पर डिविडेंड से, किससे, डिविडेंड से। फॉर एग्जांपल जैसे सेम एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा 37 मॉड 5, फिर हमने लिखा -37 मॉड 5, फिर लिखा 37 मॉड -5 एंड -37 मॉड -5। तो देखो 37 में जब 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना मिला, तो आप कहोगे कि शेषफल यहाँ पर 2। अब जो आपका डिविडेंड है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट में कैसा आएगा, पॉजिटिव। 37 में आपने 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना मिला, 2। अब देखो डिविडेंड कैसा है, नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। 37 में 5 का भाग दिया तो शेषफल 2, देखो डिविडेंड कैसा है आपका, तो आप कहोगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव। 37 को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना मिला, 2। डिविडेंड कैसा है, नेगेटिव, तो रिजल्ट भी कैसा मिला आपको, नेगेटिव, यहाँ से रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉडुलस के केस में जो रिमाइंडर आपको मिलने वाला है उस रिमाइंडर का रिजल्टिंग सिंबल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका डिविडेंड कैसा है। अगर वो पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। ऐसा होता क्यों है, ठीक है, देखो कंप्यूटर सिस्टम में मॉडुलस को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता है। जब भी मॉडुलस ऑपरेटर एनकाउंटर होता है इमीडिएटली उसको एक एक्सप्रेशन में क्या कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और वो एक्सप्रेशन क्या होती है, देखो जब कभी भी आप ए मोड बी लिखते हो तो ए मोड बी का सिंपल सा मतलब होता है ए माइनस ए डिवाइड बाई बी एंड मल्टीप्लाई बाई बी।
इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या किया जाता है, आपके मॉडुलस को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ से कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लूँ, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला है, तो पॉजिटिव के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 37 मोड और बी की वैल्यू क्या है -5। तो आप सोल्व कर लीजिए इसको। तो आप लिखोगे 37 डिवाइड बाई -5 एंड मल्टीप्लाई बाई -5। आप आगे सोल्व कीजिए इसको। तो 37 डिवाइड बाई -5, तो आप कहोगे कि यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा -7 एंड मल्टीप्लाई बाई -5। फर्दर आप इसको लिखोगे 37 -7 मल्टीप्लाई बाई -7 मल्टीप्लाई बाई -5। तो माइनस माइनस यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 35 एंड 37 -35। तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से 2। कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आप कहोगे यहाँ से रिजल्ट देखने को मिला हमें पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपका जो सिस्टम होता है वो मॉडुलस या रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको देता है। आप किसी और से भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड वाला एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ से। तो जब सेकंड वाला एग्जांपल लिखेंगे तो यहाँ से -37 मोड 5। तो यहाँ से -37 -37 डिवाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। यस, तो -37 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका -7 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे इसको आप सोल्व करोगे तो -37 -35 देन फर्दर -37 प्लस 35 एंड -37 प्लस 35 इज -2। तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे डिपेंड होता है, आपके डिविडेंड पे डिपेंड होता है। डिविडेंड पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, डिविडेंड नेगेटिव तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आप इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर के रिगार्डिंग आप ये सारी चीजें देख सकते हो कि जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो केवल किसके साथ काम करता है, आपका इंटीजर के साथ में काम करता है। बाकी के केस में अगर सारे इंटीजर तो रिजल्ट इंटीजर, और अगर कोई एक भी अगर आपका रियल है तो उस केस में ये रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो रियल देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में प्रायोरिटी की एसोसिएटिविटी की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी आपके लेफ्ट टू राइट होती है। अगर रिजल्टिंग सिंबल की बात करें तो डिवीजन का जो रिजल्टिंग सिंबल होता है वो आपका डिविडेंड और डिविजन दोनों पे डिपेंड होता है, जबकि जो आपका मॉडुलस होता है उसका जो रिजल्टिंग सिंबल होता है वो केवल आपका लेफ्ट ऑपरेंड पे डिपेंड होता है, मतलब केवल और केवल डिविडेंड पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अब मान के चलो आपने कोड लिखा है कुछ इस तरीके से, डेट से मैन, और सपोज करो आपने यहाँ सीधा प्रिंट टाइप में स्टेटमेंट लिखा है, या पहले आप एक वेरिएबल बना लीजिए, लेट से ए बी सी डी और ए। आपने यहाँ से 5 वेरिएबल बना लिए। फिर आपने लिखा ए असाइन 5 + 8, बी असाइन 10 - 2, सी असाइन 2 × 3, डी असाइन 10 डिवाइड बाई 3 एंड ई असाइन 20 मॉडुलस 30। और उसके बाद आप इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपने लिखा प्रिंट टैब, लेट्स से रिजल्ट इंटीजर देखने को मिलेगा तो आपने लिखा %d \n और यहाँ से a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर आपने लिखा होगा प्रिंट टैब %d \n एंड b की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट टैब %d \n एंड c की वैल्यू को प्रिंट करवाया। आपने कहा प्रिंट टैब %d \n एंड d की वैल्यू को प्रिंट करवाया। और आखिरी में आपने लिखा प्रिंट टैब %d \n एंड e की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। आखिरी स्टेटमेंट है, \n नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। वही जब इनको इवेलुएट किया होगा तो ए बी सी डी ई में वैल्यू आ गई होगी। मान के चलो ये ए है, बी सी डी और ये आपका ए। ए में वैल्यू आ गई होगी 5 + 8, तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 10 - 2 यहाँ से 8 हो जाएगा, 2 × 3 यहाँ से 6 हो जाएगा,
10 डिवाइड बाई 3 मतलब दोनों इंटीजर, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, आपको इंटीजर ही देखने को मिलेगा, मतलब 3। और उसके बाद आपने लिखा 20 मोड 30, इसका मतलब है कि 20 में जब आपने 30 का भाग दिया तो शेषफल कितना मिला, तो आपको शेषफल 20 मिलेगा। आप कंफ्यूज मत हो ना, इसका मतलब है कि 20 में 30 का भाग दिया तो शेषफल, अब भाग जा ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब पहली बार में भाग नहीं जा रहा, तो जो बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे आप लिखते हो इस तरीके से, तो यहां से 3 और उसके बाद यहां से 3 बचा, तो देखो जब भाग नहीं जाता है तभी तो वो शेषफल कहलाता, तो अब भाग पहली बार में भी नहीं जा सकता, तो ये केस यहाँ पर हुआ है कि भाग पहली बार में नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ से जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब आपने 20 में 30 का भाग दिया तो शेषफल आपका क्या मिला, यहाँ से 20। और उसके बाद जब आप इनको प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके का कंसोल पे आपका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। 13, 8, 6, 3 एंड 20। प्रिंटफ फंक्शन को जब हमने डिस्कस किया था तब हम बहुत बारीकी से इन चीजों को पढ़ के आए हैं। आप चाहो तो इनको एक सिंगल प्रिंटफ में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से इनको लिख सकते हो, प्रिंटफ %d \n %d \n %d \n %d \n 1 2 3 4 5 एंड %d \n। और उसके बाद आप चाहो A B C D और E को आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। हमने वहां पर ये भी सीख रखा है कि जैसे आपने एक ही जगह एक क्या जो वैल्यू है वो किससे मिल रही थी आपको, 5+8 से, आप चाहो तो सीधा सीधा इसकी जगह ये 5+8 पे लिख सकते हो, रिजल्ट पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रिंट है %d \n एंड आप सीधा सीधा यहाँ पर 5+8 लिख दीजिए। तो वहां पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करके आ चुके हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हैं, लिटरल लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस जो इवेल्युएशन होने के बाद में इसका सिंगल रिजल्ट आएगा और वो सिंगल रिजल्ट इस %d की जगह क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बाकी आप जिस तरीके का वेरिएशन यहाँ देखना चाहो आप वेरिएशन कर सकते हो। मान के चलो आपने कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ लेट्स से %f एंड 23.5 मोड 5, ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगी, एरर देखने को मिलेगी कि ये इलीगल यूज है, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, क्योंकि ये बात हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉडुलस ऑपरेटर को हम केवल और केवल इंटीजर के साथ में काम करवा सकते हैं। अगला जो ऑपरेटर आता है हमारे पास, अगला ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर, क्या काम होता है रिलेशनल ऑपरेटर का, तो आप कहोगे कि साहब इसका काम होता है कंपैरिजन का। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज और ऑपरेंड्स। अगर आपको दो ऑपरेंड या दो वैल्यू के बीच में क्या करना हो, आपको कंपैरिजन करना हो, तब आप किसका यूज करते हो, यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर का आप यूज करते हो। ध्यान रखना, जब आप रिलेशन ऑपरेटर में दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे होंगे तो दैट मींस आप वहां पर कोई कंडीशन मेंशन कर रहे होंगे। तो अगर आपने जो भी रिलेशन यूज किया, जो भी कंडीशन आपने मेंशन की है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी, या मैं यूं कहूं कि या तो आपका रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा या आपका रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपने जो कंडीशन मेंशन किया, जो रिलेशन मेंशन किया है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। और सी जैसी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो आप लिख सकते हो कि द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। और सी लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज, ट्रू मीन्स 1 एंड false means
जीरो। तो सी लैंग्वेज में जब आपका रिलेशन ट्रू होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? तो उस केस में आपका आउटपुट देखने को मिलेगा 1। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी तो उस केस में आपका आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप ये चीज तो आप नोट लगा के लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि सी लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज every non-zero value is treated as true and 0 is treated as false। सी लैंग्वेज में जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू है, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सबको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? ट्रू की तरह ट्रीट किया जाता है। और केवल जीरो एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं। आगे चल के जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है? ट्रू की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे मान के चलो हमने लिखा 15, तो ये 15 यहां पर क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। मान के चलो हमने लिखा 10.5 को यहां पर क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। हमने लिखा 0.000, इसको क्या माना जाएगा? फॉल्स। मान के चलो हमने लिखा 0.0000001, इसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? ट्रू की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखो, जब केवल और केवल जीरो एकमात्र ऐसी वैल्यू जिसको किसकी तरह माना जाएगा? फॉल्स की तरह। बाकी अगर आपने 0.0000001 भी अगर लिख रखा है तो उसको भी किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? यहाँ पर ट्रू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं रिलेशन ऑपरेटर में? तो यहां से ऑपरेटर, यहां से इसका मीनिंग देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो, सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं लेस देन। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, और लास्ट में था हमारे पास नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या काम होता है इनका? तो आप कहोगे कि इनका काम होता है कंपैरिजन का काम होगा। यहां पर आपने लेस देन लिखा, इसका मतलब है से छोटा, से बड़ा, से छोटा या बराबर, से बड़ा या बराबर, बराबर या बराबर नहीं। अब जैसे आपने लिखा ए लेस देन बी, इसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि जो ये पहले वाला ऑपरेंड है क्या वो छोटा है क्या किससे? दूसरे वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 1। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0। जैसे मान के चलो आपने लिखा बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब पहले वाले को चेक किया जाएगा कि क्या ये जो बी की वैल्यू है क्या वो बड़ी है क्या किससे? सी से। अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो रिजल्ट 1, नहीं तो रिजल्ट 0। एग्जाम्पल से बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 5 लेस देन 10, क्या 5 10 से छोटा होता है? तो जवाब होगा यस, बिल्कुल 5 तो क्या होता है? 10 से छोटा होता है। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। फिर हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 8, क्या 5 8 से बड़ा होता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, 5 8 से बड़ा नहीं होता है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? 0। फिर आपने लिखा यहां से 5 लेस देन इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले लेस देन को चेक करेगा, क्या 5 3 से छोटा होता है? जवाब मिला नहीं, 5 3 से छोटा नहीं होता। तो फिर चेक करेगा क्या 5 3 के बराबर है? नहीं, ना तो 5 3 से छोटा है और ना ही 5 3 के बराबर है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा आपका? 0। फिर मान के चलो आपने लिखा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या 8 8 से बड़ा है? जवाब होगा नहीं, 8 8 से बड़ा नहीं होता। तो फिर चेक किया जाएगा क्या 8 8 के बराबर है? हाँ, 8 8 के बराबर होता है। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? यहां से 1 मिल जाएगा। फिर आपने चेक किया 8 इक्वल टू 18,
क्या 8 18 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? 0। फिर आपने लिखा 8 नॉट इक्वल टू 18। क्या 8 18 के बराबर नहीं होता? यस, बिल्कुल सही बात है, 8 18 के बराबर नहीं होता, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और यहां से क्या मिला आपको? 1। जैसे आपने लिखा यहां से 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या 5 5 के बराबर नहीं होता? ये तो होता है, तो कंडीशन ट्रू की फॉल्स? तो आप कहोगे कि कंडीशन यहां से क्या हुई? फॉल्स हो गई। तो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर नहीं होता। इसने चेक किया, क्या 5 5 के बराबर नहीं होता? आपका जवाब है वो तो बिल्कुल होता है, मतलब कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स। आपने लिखा 15 नॉट इक्वल टू 10। क्या 15 10 के बराबर नहीं होता? जी बिल्कुल सही बात है, नहीं होता, तो कंडीशन यहां से क्या हो गई? ट्रू। और यहां से क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे पास? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो भी सारे के सारे कैसे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर ही है। उसके बाद हम वहां पर ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की जो प्रायोरिटी होती है वो हायर होती है। इनकी प्रायोरिटी आपकी हायर होती है किससे? इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू से। या मैं यूं कहूं कि किसी एक्सप्रेशन में अगर ये 6 के 6 ऑपरेंड ऑपरेटर आपको एक साथ देखने को मिले, तो सबसे पहले आप इन चारों को सोल्व करोगे और उसके बाद आप इन दोनों को सोल्व करोगे। एंड ऑफ कोर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह रिलेशन ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो भी कैसी होती है आपकी? यहां पर लेफ्ट टू राइट ही होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल, जिस तरीके से आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में लिखा था, आप यहां पर भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा प्रिंटफ परसेंट डी बैकस्लैश एन, सीधा आप चाहो तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दीजिए। जैसे आपने लिखा 5 लेस देन 5, फिर आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड 15 ग्रेटर देन 10। लिखा आपने प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड 13 लेस देन इक्वल टू 12। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फिर आपने लिखा यहाँ से प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड 5 इक्वल टू 7। प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड 10 नॉट इक्वल टू 100। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या 5 5 से छोटा होता है? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल नहीं, 5 5 से छोटा नहीं होता है। तो कंडीशन ट्रू की फॉल्स? तो आप कहोगे कि कंडीशन यहाँ से क्या हुई? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0। 15 ग्रेटर देन 10। क्या 15 10 से बड़ा होता है? यस, 15 तो 10 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू। 13 लेस देन 12। क्या 13 12 से छोटा होता है? नहीं। क्या 13 12 के बराबर होता है? नहीं। तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट यहां से क्या मिला आपको? 0। उसके बाद आपने लिखा 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या 13 8 से बड़ा होता है? यस, 13 8 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या हो गई आपकी? ट्रू। और यहां से रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको? 1। ध्यान रखना, जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इक्वल टू वाली को हम चेक नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद हमने लिखा 5 इक्वल टू 7। क्या 5 7 के बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। 10 नॉट इक्वल टू 100। क्या 10 100 के बराबर नहीं होता? जी बिल्कुल सही बात है, नहीं होता, तो कंडीशन यहां से क्या हो गई? ट्रू। और रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला? यहां से 1 देखने को मिला। ठीक है, आप चाहो तो जैसे कई जगह आपने कैरेक्टर को कंपेयर करते हुए देखा होगा। जैसे आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी एंड ए लेस देन बी, ऐसा आपको देखने को मिला। तो यहां से ए लेस देन बी आपको देखने को मिला। तो इसका जो कंपैरिजन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? इंटरनली विथ आस्की। इंटरनली किसके साथ? आस्की के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो बताओ कैपिटल ए की आस्की वैल्यू, तो आपका होगी 65 लेस देन
कैपिटल बी की आज की वैल्यू, तो आप कहोगे 66 क्या 65 66 से छोटा होता है? यस, बिल्कुल सही बात है। 65 तो क्या होता है हमारा, 66 से छोटा होता है। तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू। और यहाँ से रिजल्ट क्या देखने को मिल जाएगा? हमें 1 देखने को मिल जाएगा। अगर मान के चलो कहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिला, printf %d एंड 3 लेस देन 4 लेस देन 5, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिला, तो इसको हम किस तरीके से इवेलुएट करेंगे? तो इसको इवेलुएट करने के लिए देखो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 3 लेस देन 4 लेस देन 5। यहाँ पर कितने ऑपरेटर इन्वॉल्व है? तो आप कहोगे केवल और केवल एक ही ऑपरेटर इन्वॉल्व है। कौन सा वाला? लेस देन। जब एक ऑपरेटर भी मल्टीपल टाइम आता है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली जाती है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम में ली जाती है। और लेस देन की एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसको हमें क्या करना है? यहाँ पर सोल्व करना है। तो लेफ्ट में जब पहले मिला तो इसको सोल्व किया, तो 3 लेस देन 4। क्या 3 4 से छोटा होता है? आपका जवाब मिला यस, बिल्कुल 3 तो 4 से छोटा होता है। और जब यहाँ से रिलेशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट क्या मिला? 1। उसके बाद लेस देन 5, फिर चेक किया जाएगा 1 लेस देन 5। क्या 1 5 से छोटा होता है? यस, कंडीशन ट्रू, 1 तो 5 से छोटा होता है। और फाइनली इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? 1 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप भले कितनी बड़ी चेन बना दीजिए, ठीक है, बस आप प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। जैसे एक और एग्जांपल से इस बात को और समझ लेते हैं। तो मान के चलो आपने कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखी है, printf %d एंड सपोज करो आपने लिखा 3 + 4 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 9 - 2 ग्रेटर देन 0 + 5। ऐसी कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है और पूछा कि बताओ इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट करते हैं, और जब भी हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो हमेशा हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को यहाँ पर काम में लेते हैं। तो सपोज करो एक्सप्रेशन है हमारी 3 + 4 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 5 mod 2 इक्वल टू 9 - 2 ग्रेटर देन 0 + 5। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर एक एडिशन इन्वॉल्व है, उसके बाद लेस देन के बाद में आपका नॉट इक्वल टू, उसके बाद मॉडुलस के बाद में है आपका इक्वल टू के बाद में है आपका सब्ट्रैक्शन के बाद में है आपका ग्रेटर देन, और उसके बाद एडिशन जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब अगर इन ऑपरेटर की प्रायोरिटी की बात की जाए तो इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो आप कहोगे कि भैया जो आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस होता है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना है? मॉडुलस को सोल्व करना है। अब देखो कहीं पर डिवीजन या आपका मल्टीप्लीकेशन है क्या? नहीं है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो उसके बाद बारी किसकी आती है? आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। उसके बाद इन दोनों को हमें क्या करना है? सोल्व करना है, क्योंकि ये कैसे है? दोनों इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करने के बाद हम किसको सोल्व करेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपका लेस देन है, ये आपका ग्रेटर देन है। तो तीसरे नंबर पे हम इनको सोल्व करेंगे, और उसके बाद आपकी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी आती है, तो चौथे नंबर पे हम इनको सोल्व करेंगे। तो जिस तरीके से इनकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व कर लेंगे। और हमें पता है कि अर्थमेटिक और रिलेशनल दोनों ही तरह के ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो कैसी है? लेफ्ट टू राइट है। तो इसको सोल्व करेंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मॉडुलस को सोल्व करना है। ये बेटा आपका मॉडुलस, तो आप लिखोगे 3 + 4 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 5 mod। तो 5 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा आपको? 1 शेषफल मिलेगा, इक्वल टू 9 - 2 ग्रेटर देन 0 + 5। अब देखो प्रायोरिटी की बात करें तो अब प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? तो आप कहोगे भैया दूसरे नंबर पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना, जो लेफ्ट में पहले मिल जाए। यहाँ से लेफ्ट में पहले हमें क्या मिला? 3 + 4। तो 3 + 4 को हम यहाँ से इवेलुएट करेंगे। तो 3 + 4 7 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 9 - 2 ग्रेटर देन 0 + 5। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ हर एक स्टेप में सोल्व कर रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। तो ये आगे हो जाएगा 7 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 ग्रेटर देन 0 + 5। उसके बाद अगेन आपके पास एडिशन है,
अब आप इस एडिशन को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 लेस देन 6 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 0 प्लस 5 5। अब आपका यहाँ से मॉडुलस सोल्व हो चुका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सोल्व हो चुका है, तो तीसरे नंबर पे हम लेस देन और ग्रेटर देन को देखेंगे। तो ये लेस देन हमें मिला, तो देखिए यहाँ से 7 लेस देन 6, क्या 7 6 से छोटा होता है? जवाब मिला नहीं, 7 तो 6 से छोटा नहीं होता। तो 0 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू, मैं इसको 7 ही सोल्व कर लेता हूँ, 7 ग्रेटर देन 5। क्या 7 जो है वो आपका 5 से बड़ा होता है? जवाब मिला यस, 7 तो 5 से बड़ा होता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको? 1। उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी जो लेफ्ट में पहले मिल जाए, सबसे पहले हमें नॉट इक्वल टू मिला। तो बताओ 0 1 के बराबर नहीं होता, लिखा हुआ है 0 नॉट इक्वल टू 1, क्या 0 1 के बराबर नहीं होता? जवाब है बिल्कुल नहीं होता। तो कंडीशन यहाँ से ट्रू, मतलब 1 इक्वल टू 1। आखिर में इक्वल टू है, क्या 1 1 के बराबर होता है? जवाब मिला यस, 1 तो 1 के बराबर होता है। और इस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? 1। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को या इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करवाओगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? आपको 1 देखने को मिलेगा। तो ये कहानी थी किसकी? आपके अर्थमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर की, जहां से हमने सारी की सारी बातों को डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर से आगे फिर शुरू करने वाले हैं। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी किसी का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।